नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज इस पॉडकास्ट में हमारे बीच में जो मेहमान उपस्थित हैं उनको आपने टीवी मंच पर बहुत ज़्यादा देखा होगा। समाजवादी पार्टी के जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। बहुत स्वागत है राजकुमार भाटी जी जी, आपका धन्यवाद। न्यूज़ 18 पर। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन हाल फिलहाल में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। कांवर सावन चल रहा है, मतलब सावन शुरू होने वाला है, कांवर का मौसम आ रहा है, तो अब उसमें सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों आमने सामने हैं। नेम प्लेट होनी चाहिए कि नहीं, पहचान आनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि गोपाल गोपाल नहीं था, तजम्मुल था। नहीं, ये जो एक दो खबरें आई हैं कि नाम बदल के या नाम छिपा के, पहचान छिपा के दुकान चला रहे थे, उसका समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता, वो गलत है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाना चाहती है आस्था के नाम पर, कांवड़िए हैं, उनकी आस्था होती है, वो गंगा जल लेके आते हैं और अपने अपने गांव के शिवालय में आके उसका चढ़ाते हैं जल को। ये सदियों से होता आ रहा है और हमने देखा है, आपने भी आस्था जी देखा होगा, अपनी आंखों से हमने देखा कि जगह जगह मुसलमान भी शिविर लगाते थे कांवड़ियों की सेवा के लिए और उनकी जो है उनका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उसमें हिंदू लोग छबील लगाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। तो ये मिलीजुली जो संस्कृति है, इसमें पूजा पाठ में, आस्था में, अपने अपने धर्म का पालन करने में तनाव या लड़ाई की क्या बात है, विद्वेष की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सूट नहीं करता भाईचारा, इसलिए वो धर्म के नाम पर थोड़ा तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो जो इस तरह के प्रयास है, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक माहौल बनाना कि मुसलमान उसे अपवित्र कर देते हैं, मुसलमान खराब हैं, वो दिखाई नहीं देने चाहिए कावड़ के रूट पर, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, तो नागरिकों के बीच में ऐसा विद्वेष फैलाना वो ठीक नहीं। लेकिन संत समाज भी नाराज है। क्या होता है कि जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि तंदूर में रोटी बन रही है, उस पर थूक लग रहा है, जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, या इस तरह की कोई अपवित्रता फैलाई जा रही है, तो संत समाज को लगता है कि भाई फिर अब ढाबों की क्या गारंटी, होटल्स की क्या गारंटी है। देखो नाम भी तो बदल ही रखा है, गोपाल तजम्मुल था, ढाबे का मालिक भी कोई मुसलमान था, उसमें दिखाया हुआ था कि शायद किसी लड़की हिंदू के नाम पे कि ये ढाबा चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गालमेल हैं। अब संत समाज नाराज होगा तो गुहार पहुंचेगी सरकार के पास। नहीं, ये दो वीडियो आए थे, एक वीडियो वो जूस में पेशाब मिलाने का, एक वीडियो रोटी पर थूकने का। इन वीडियो की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और मैं समझता हूँ कि कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ऐसा खराब काम नहीं करेगा। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अगर ये कर रहा है, कोई पागल व्यक्ति ये कर रहा है, तो एक पूरे समुदाय को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो खराब है, वो उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसे जेल भी होनी चाहिए। लेकिन ये किसी धर्म के लोग या किसी समुदाय के लोग ऐसा जानबूझकर योजना के तहत कर रहे हैं, ऐसा दुष्प्रचार भी ठीक नहीं है। अब कई बड़ी बड़ी जो मीट कंपनियां हैं जो विदेशों को मीट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके मालिक हिंदू हैं और उनके नाम उर्दू जैसे हैं, मुस्लिम जैसे नाम हैं, जैसे एक अल अरब है या इस तरह के करके कुछ नाम हैं। कम से कम 5 कंपनियाँ ऐसी हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि उन्हें अरब कंट्रीज में, मध्य एशिया में अपना मांस सप्लाई करना है, तो उन्होंने नाम मुस्लिमों जैसे रख रखे हैं कंपनी के नाम। तो कोई अपराध तो हो नहीं गया, उसे उन्हें जेल में तो डाल नहीं देंगे। तो ये एक कई बार ये होता है कि आदमी नाम ऐसा रख लेता है, उसमें कोई षड्यंत्री हो या उसकी नीयत खराब हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ धार्मिक संगठन सड़कों पर उतरे, उन्होंने पहचान पता करने की कोशिश की, और भी कई लोग नाराज़ हैं। आज भी मैं खबर देख रही थी कि एक और संत समाज से जुड़े हुए हैं, उनको हालांकि बॉर्डर पर रोक दिया पुलिस ने। तो पहचान और तस्दीक हो रही है, घूम घूम कर पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का तो ऑफिशियल ऑर्डर है कि भाई नेम प्लेट लगाइए, पहचान उजागर करिए। आगे फिर कांवरियों का है कि जहाँ जाना है जाएंगे, जिसको जहाँ नहीं खाना है वो वहाँ नहीं खाएगा। कांवड़ियों को सुविधा देने के लिए, कांवड़ मार्ग की दिक्कतें दूर करने के लिए, उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाए, नियम बनाए और उनका पालन कराए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन गैर सरकारी लोग, धार्मिक या राजनीतिक संगठन या जाति के संगठन जा कर चेकिंग करें और वो देखें और वो पुलिस का काम करें, तो ये तो एक कानून के राज का फेल होने जैसा है। और ये प्रयोग तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बहुत पहले हो चुके हैं कि गैर सरकारी लोगों को अधिकार दे दी गई, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके हाथ में पावर दे दी गई
और आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को वही लोग चला रहे हैं। तालिबान क्या हैं? वो आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान भी आतंकवादियों के हाथ में है। पाकिस्तान के जो शासक हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती आतंकवादियों के सामने, सारे निर्णय वो लेते हैं। तो क्या हम इस देश को पाकिस्तान जैसा, अफ़गानिस्तान जैसा बना देना चाहते हैं, जो धार्मिक और जातीय संगठनों को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो जाके चेकिंग करें? लेकिन ये तो आपकी एक पार्टी गंभीर के विषय है। नेताओं ने पहलगाम के आतंकियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया इन धार्मिक संगठनों को, या जो लोग भी वहां चेकिंग के लिए जा रहे थे। तो उस पर भी बहुत विवाद हुआ, उस पर भी बहुत घेरा गया कि कहाँ वो आतंकवादी और कहाँ इधर हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से जुड़े लोगों को आतंकी कहा जा रहा है। नहीं, एक उद्देश्य तो दोनों का एक ही है, धार्मिक पहचान करना। वो अलग बात है कि आतंकवादी नृशंस हत्या करते हैं, आतंकवाद से तो तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन धार्मिक पहचान करना जाके किसी के, ये भी आरोप लगा, अभी सिद्ध नहीं हुआ है और मैं इस बात को नहीं कह सकता अपनी ओर से क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आरोप लगा था कि पैंट उतार के चेकिंग की गई कि हिंदू है या मुसलमान है। यही काम पहलगाम में आतंकवादियों ने किया था। तो सोच तो वही हुई। कहा जाता है कि इस तरह के बयान जानबूझकर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को सूट करते हैं, इसलिए भी दिया जाता है। और जब खास तौर पर ऐसा मौसम आता है तो ऐसे बयानों की बाढ़ लगती ही इसीलिए है कि भाई इधर का वोट बैंक इधर रहे, उधर का वोट बैंक उधर रहे। सब अपने अपने वोट बैंक को पकड़े रखते हैं, दोनों को सूट करता है ये। पोलराइजेशन से हमेशा हमें नुकसान होता है। धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमेशा हमारे नुकसान में होता है, समाजवादी पार्टी के नुकसान में। ये कहना, मैं समझता हूँ कि अगर इसकी गंभीरता से चिंतन किया जाए इस पर कि हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे तो वो एक नासमझी की बात होगी। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में हमेशा हमें नुकसान होगा। हम तो हमेशा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, आपस में मेलजोल की बात करते हैं। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। 2080 की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है और तरह तरह के आरोप मुस्लिम समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगाती है। कभी उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करती है, कभी कहती है सारे आतंकवादी होते हैं, कभी कहती है देशभक्त नहीं होते, देशद्रोही होते हैं। हम कहते हैं भारत के सभी नागरिक देश प्रेमी हैं और सबको मेलजोल के साथ रहना चाहिए। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो करती हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही है। हम तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जानबूझकर साधु संत समाज को निशाने पर लिया जाता है ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके। उनको लेकर कभी कहा जाता है कि ये तो व्यापार कर रहे हैं, और अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था अंडर द टेबल धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पैसे लेते हैं। आपने भी उस बात का समर्थन किया? नहीं, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी साधु संत के खिलाफ बोलने से या किसी धार्मिक कृत्य के में बोलने से कोई मुसलमान खुश नहीं होता है। मुसलमानों में भी दो तरह के लोग हैं, हिंदुओं में भी दो तरह के लोग हैं। कुछ कट्टर लोग हैं, कुछ उदार लोग हैं, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं, कुछ वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, तर्कवादी लोग हैं। जो मुस्लिम पाखंडी है वो हिंदुओं के पाखंड को भी पसंद करता है, और जो हिंदू पाखंडी है वो मुस्लिमों के पाखंड को भी पसंद करता है। पाखंडी सारे एक जैसे हैं, कट्टरवादी एक जैसे हैं, और ये एक दूसरे की खुराक होते हैं। जब मुस्लिम कट्टरवादी कोई खराब बात कहता है उससे हिंदू कट्टरवादियों को लाभ पहुंचता है, और जब हिंदू कट्टरवादी मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं तो उससे मुस्लिम कट्टरवादियों के खिलाफ लाभ पहुंचता है। हम समाजवादी पार्टी दोनों कट्टरवादियों के, दोनों पाखंडवादियों के खिलाफ है। हम इस्लामिक कट्टरवाद को भी बढ़ावा देना नहीं चाहते। कोई मौलाना मौलवी अगर लोगों को बहकाने की बात कर रहा है, कोई पाखंड फैला रहा है, कोई लोगों को ठगने की बात करता है, झूठे दावे करता है, अलौकिक शक्ति होने की बात करता है, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो मौलाना हो और चाहे वो साधु हो। आज के युग में, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि हमें वैज्ञानिक प्रगतिवाद के रास्ते पर चलना है, हमें तर्कवाद के रास्ते पर चलना है, तो देश को पाखंड से, अंधविश्वास से, रूढ़ियों से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक धीरेन्द्र शास्त्री खाली एक बात है, उसमें तमाम साधु संतों के अपमान में बात कही गई है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने टीवी डिबेट में धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये भी कहा कि भाई वो तो 10 लाख रुपए चाय पीने का लेते हैं, इतने करोड़ इतने लाख जो है वो कथा कहने का लेते हैं। मैं इस बात के, मेरे पास व्यक्तिगत प्रमाण हैं और मैं उन लोगों को लाके आपके चैनल पर बैठा सकता हूं जिन लोगों से ग्रेटर नोएडा में इन्होंने कथा की, जिन लोगों से कहा गया, आयोजक ने कहा कि आपके घर चाय पीने आ जाएंगे, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो खुल के कहने को तैयार हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास व्यक्तिगत प्रमाण है। जो धीरेन्द्र शास्त्री अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं, पर्चा निकालने का दावा करते हैं, मेरा ऐलान है, मैं 10 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ और मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर वो मेरा पर्चा निकाल दें।
या मेरे मन में क्या है ये बता दें, और वो 10 लाख रुपए ना दें। ऐसे बहुत सारे लोग थे राजकुमार भाटी जी जिन्होंने कहा कि अगर वो ये बता दें तो हम ये कर देंगे, और वो उनके पंडाल तक भी पहुंचे हैं। उनमें बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हैं, टीवी रिपोर्टर्स भी हैं, और उसके बाद वो हाथ जोड़कर वहां से वो बाहर प्रायोजित लोग होते हैं, प्रायोजित। टीवी रिपोर्टर्स भी। ये जो टीवी रिपोर्टर्स में सब तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। देखिए ये मैं, क्योंकि एक तो बात मैं ये पूरी कर दूं पहले, धीरेन्द्र शास्त्री एक तो अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं, दूसरे भोले भाले लोगों के बीच में बैठ कर ये कहते हैं कि मेरी रावण से बात हुई, मैंने रावण को फ़ोन किया, हेलो डियर रावण। वो ये भी दावा करते हैं कि हनुमान का नंबर मेरे पास है। वो ये भी दावा करते हैं कि मैं बता दूंगा पाकिस्तान कब हमला करेगा बॉर्डर पे। ग्रेटर नोएडा की कथा में उन्होंने ये कहा कि जिस महिला की मांग में सिंदूर भरा हो समझो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और जिसकी मांग में सिंदूर ना हो समझो प्लॉट खाली है। महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में ऐसे शब्दों का बोलना क्या कोई संत बोल सकता है? इसलिए हम उनकी बात की आलोचना करते हैं। हमें उनके संत होने से, कथावाचक होने से कोई आपत्ति नहीं है, उनके शब्दों से आपत्ति है जो वो खराब शब्द बोलते हैं, और फिर अपनी कथा के बीच में राजनीतिक प्रचार करते हैं, किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। तो पहली बात तो ये। और जो आपने पूछा कि जो ये इस तरह के जो पैसे लेने की बात जो आपने पूछी, उसके हमारे पास प्रमाण है, हम मिला सकते हैं जिन लोगों से पैसा मांगा गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बीच में लोग होते हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कैसे घसीटा जा सकता है? नहीं, कई लोग जो बहुत होते ना ज़्यादा, कि मैं अगर किसी से कहूँ कि मैं भाटी जी को जानती हूँ और आपके यहाँ फंक्शन है, आ सकते हैं भाटी जी, और भाटी जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं, जो उनका आयोजन कर रहे थे, जो मुख्य आयोजक थे वही ये बात कह रहे थे, और बहुत लोग लाइन में थे कि जी हमारे यहाँ ले आओ, हमारे यहाँ ले आओ। वहाँ सीट के भी अलॉटमेंट के पैसे लिए जाते हैं, जो आगे सीट पर बैठने के अलग पैसे होंगे, पीछे बैठने के अलग होंगे, महाराज तक पहुँचने के, उनके पास तक पहुँचा देंगे उसके अलग पैसे होंगे, हर चीज़ का पैसा लिया जाता है। चलिए, ये आप दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जब ये पूरी बहस शुरू हुई तो फिर इनके संत, उनके संत, इनके कथावाचक, उनके कथावाचक, पंडित कथावाचक, अगड़े कथावाचक, पिछड़े कथावाचक, इसकी भी बहस शुरू हो गई, और इटावा में जो कुछ भी हुआ वो इसका आधार बना। ये बहस तो वहीं से शुरू हुई, इटावा में जो दादरपुर गांव में हुआ। जिन लोगों ने किया उन्होंने गलत किया कि उनकी जाति पता लगने पे उन लोगों को इतना अपमानित किया गया। अगर कोई बात छिपाई भी थी, गलत जाति बताई थी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करते कि पुलिस बुला के FIR लिखवा देते। उनके बाल काटे गए, उन्हें नाक रगड़ के, ज़मीन पर नाक रगड़वाई गई, उनसे सबके पैर छू छू के माफ़ी मंगवाई गई, उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, पिटाई की गई। तो बहस तो वहीं से शुरू हुई, वो किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी समुदाय ने तो शुरू की नहीं। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब हम ये कह चुके हैं कि पुरानी रूढ़ियाँ और पुराने जो वो चल रही हैं परंपराएं, वो सब आज से ख़त्म होती हैं। आज के बाद हर व्यक्ति को हर कार्य करने का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को जाति या समुदाय के वर्ण के आधार पर आप नहीं रोक सकते कि तुम ये काम नहीं कर सकते या इन स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस तरह का भेदभाव करना संविधान का विरोध है, संविधान के खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और ये तो एक बहुत ही अमानवीय घटना थी। आरोप तो ये भी है कि मानव मूत्र को छिड़क के उन्हें शुद्धिकरण किया गया, जिसमें दूसरा पक्ष खंडन कर रहा कि ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो में वो आ भी नहीं रहा, इसलिए दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन पीड़ितों का आरोप तो ये भी था। भाटी जी, आपकी पार्टी पर एक और आरोप लगता है कि आप लोग PDA की बात कर रहे हैं। उस PDA को लेकर आपको फ़ायदा भी हुआ, लोकसभा चुनाव में आपने काफ़ी सीटें निकाली, और लेकिन अब उस PDA में जिस पिछड़े की बात होती है, क्या उसमें सिर्फ यादव हैं? क्या और कम्युनिटीज़ या कास्ट की उसमें जिक्र नहीं होता? आप भी एक पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन जब भी पिछड़ों को लेकर कोई बहस शुरू होती है या सरकार और विपक्ष के बीच में कोई मुद्दा आता है, तो बात या तो यादव राज की होती है या ठाकुरवाद की बात होती है, तो और पिछड़ों की बात क्यों नहीं होती? इससे क्या यादव ही पिछड़े हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि अभी जो 2024 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिए, 10 कुर्मियों को दिए। कुर्मी भी पिछड़ी जाति में आते हैं। 7 कुर्मी जीत का आए हमारे, 5 यादव जीत का आए, और 5 पासी जीत का आए, SC में आते हैं। 2 जनरल सीटों पे SC को टिकट दिए। तो जो समाजवादी पार्टी के ऊपर MY का आरोप लगाया जाता है विरोधियों के द्वारा, वो MY समीकरण कहाँ बचा है? जो 5 यादव लड़ाए, 4 मुस्लिम लड़ाए, बाकी जो 80 सीट में से
9 सीट छोड़ के 71 सीटें तो बाकी लोगों को लड़वाई, और हर जाति के हर समुदाय के लोग जीत के आए हैं। तो ये आरोप लगाना गलत। दूसरे जो पीडीए का जो फॉर्मूला या पीडीए का जो नारा आया है, वो उस वजह से आया है कि योगी आदित्यनाथ जी हर चीज़ में जातिवाद कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती हुई, उसमें पिछड़ों के साथ बेईमानी की गई। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि 19,000 सीटें पिछड़े वर्गों की हड़पी गईं और दोबारा भर्ती की जाए। जब नहीं माना तो लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा है, योगी जी फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो जो इतना भेदभाव हो रहा हो, और योगी जी हर चीज़ में भेदभाव करते हैं, तो जाति के जिन लोगों के साथ अन्याय है, जिन लोगों के साथ जिनके हक मारे जा रहे हैं, जिनके साथ बेईमानी की जा रही है, वो सब लोग पीडीए में हैं। और अखिलेश जी का ये नारा कामयाब है। पीडीए एकजुट हुआ है। 24 में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला और 27 में भी देखने को मिलेगा। पीडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। अब 27 के लिए आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? तैयारियां तो शुरू हो गई हैं चुनाव। 27 में हमारे मुद्दे होंगे। अखिलेश यादव जी एक विजनरी नेता हैं। 2012 में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में शानदार काम शुरू किए थे, जैसे कि छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने शुरू किए, तो उसमें कोई जाति धर्म तो देखी नहीं गई थी। 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिए गए, उसमें सभी जाति धर्म के छात्र थे। जैसे कि एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बढ़िया सड़क आज भी देश में कोई नहीं है। जैसे कि पुलिस को 100 डायल दी, 15 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। जैसे कि एम्बुलेंस सेवा की, हर ज़िले में एम्बुलेंस थी, जो फ्री एम्बुलेंस 108 शुरू की। महिला हेल्पलाइन 1090 शुरू की। आप लखनऊ में पुलिस मुख्यालय जाके देखिए, यूरोप और अमेरिका में इतने शानदार पुलिस मुख्यालय मिलेंगे जितना लखनऊ में अखिलेश जी ने बनाया। आप लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क देखिए, एशिया का सबसे शानदार पार्क है और सबसे बड़ा पार्क है, जो 370 एकड़ में बना है। आप लखनऊ का लोक भवन देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, वो नई बिल्डिंग बनाई। तो अखिलेश जी जगह जगह जिलों में एलिवेटेड रोड बनाए, 5 शहरों को मेट्रो दी। नोएडा में मेट्रो लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा ले जाने का समाजवादी पार्टी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी को 9 साल हो गए, एक भी शहर में वो मेट्रो नहीं चला पाए। अपने शहर गोरखपुर में भी नहीं चला पाए, जबकि घोषणा की थी। तो जो विकास कार्य रुक गए हैं, जो देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे थे, जो उत्तर प्रदेश को इंटरनेशनल लेवल का प्रदेश बना रहे थे, तो उन विकास कार्यों को दोबारा शुरू किया जाएगा, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देखे सभी लोगों को सम्मान दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का एजेंडा है। किसानों के लिए सिंचाई फ्री की थी, अब किसान लगातार कर्जदार होते जा रहे हैं, किसानों की आमदनी घटती जा रही है, उनके जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। बिजली के दाम कितने बढ़ गए हैं। बिजली जो आज मिल रही है उत्तर प्रदेश में, वो सारे बिजली के कारखाने अखिलेश यादव जी के लगाए हुए हैं। तो ये जो विकास कार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं कि केवल धर्म के नाम पर, केवल अयोध्या मंदिर का नाम ले देंगे, काशी में जाके दिए जला देंगे, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसवा देंगे हेलीकॉप्टर से। कावड़ियों के ऊपर फूल बरसवाने के लिए तो उनके पास बजट है। दूसरी तरफ 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों को चलाने के लिए, प्राइमरी टीचर को सैलरी देने के लिए उनके पास बजट नहीं है। तो ये जो गलत दिशा में उत्तर प्रदेश चल पड़ा है, इसको सही दिशा में लाने का काम 27 में किया जाएगा। अब सरकार आप पर आरोप लगाती है कि जब पूर्व में आपकी सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाए, और यही क्राइम कंट्रोल और वुमेन सेफ्टी का जो मुद्दा है वो महिलाओं को पसंद आ जाता है, और जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट बीजेपी ले जाती है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर अगर देखेंगे तो 1.5 गुना अपराध अब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जब समाजवादी पार्टी के शासन से 1.5 गुना अपराध है उत्तर प्रदेश में। जो एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 10 मर्डर और 11 रेप रोजाना होते हैं, रोजाना। जहाँ तक अपराधियों को और माफियाओं को संरक्षण देने की बात है, अखिलेश यादव जी अपराधियों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। उन्होंने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया, और कई अपराधियों ने पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की तो अखिलेश जी ने मना कर दिया। और अखिलेश जी ने ये भी ऐलान कर रखा है कि 2027 में हम जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे होंगे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। और यही ऐलान वो ये भी कहते हैं कि जो हम ऐलान कर रहे हैं ये ऐलान बीजेपी भी करे। बीजेपी में 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, और इनके 100 से ज़्यादा विधायक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद 12 मुकदमे थे, जो इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए। इतिहास का पहला उदाहरण होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी मुकदमे थे, 10 या 11 मुकदमे थे। तो मतलब सरकार अगर आपकी आई तो बुलडोजर का स्टीयरिंग अखिलेश घूमेगा। यादव के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन अपराधी की पार्टी हमें बताते हैं, और जिस पार्टी में अपराधी भरे पड़े हैं
वो पाक साफ हो जाती मतलब बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमेगा अगर सरकार बदलती है? है। नहीं, बुलडोजर का स्टीयरिंग नहीं घूमेगा। बदला लेने के लिए, बदले की कार्रवाई के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में बहुत अन्याय किया है, बहुत गरीबों को उजाड़ा है, बहुत लोगों के घर गिराए हैं। कानपुर की घटना आपने देखी होगी, एक ब्राह्मण महिला और ब्राह्मण उसकी बेटी दोनों रो रहे थे और उन्होंने आग भी लगा ली थी। उनकी झोपड़ी गिरा दी गई जिसमें वो कई दसियों वर्षों से रह रहे थे। ऐसे अत्याचार पूरे प्रदेश में हुए हैं, उस अत्याचार को रोका जाएगा। तो आप पत्रकार भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, अब एक्टिव राजनीति में हैं। आप जो भी कुछ कहते हैं या जैसा तर्क गढ़ते हैं वो बड़ी जल्दी वायरल भी हो जाता है। और हमें पता लगा है कि आपने गीत भी लिखा था अखिलेश यादव के लिए पिछले चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में। 2000 तो कुछ पंक्तियां आप अपने अंदाज में बताइए, क्या लिखा था और आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2022 के चुनाव में मैंने ये गीत लिखा था कि यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो उसकी पंक्तियाँ क्योंकि 3 साल हो गए मैं कभी बीच में उसका, लेकिन थोड़ा सुना कविता देता पाठ हूँ आप करते हैं, हमें कि पता याद करो अखिलेश राज में जनता जो सुख पाती थी, मासिक पेंशन, विद्याधन और मासिक पेंशन माता बहनें पाती थीं, और एम्बुलेंस 100 नंबर की सेवा थी तो पुलिस समय से आती थी, एम्बुलेंस बीमारों को घर घर से लेकर जाती थी। तो अब दोबारा तो ये इस सब तरह का कहने का गीत मौका लिखा था। मिलेगा आपको? हाँ, क्या लग दोबारा रहा है 27 में? वही मुद्दे हैं हमारे, जो मुद्दे हैं, जो एजेंडा होगा हमारा, जो है घोषणा पत्र होगा, उसमें यही सारी चीज़ें शामिल होंगी कि एम्बुलेंस देंगे 100 डायल को, और अब इन्होंने 112 कर दिया, उसे मजबूत करेंगे। अब 112 तो कर दिया, लेकिन जिस अखिलेश जी के शासन में जिस तरह 100 डायल काम करती थी उस समय अब नहीं कर रही है। अब फ़ोन करने पे 112 नहीं आती है, तब 15 मिनट के अंदर आती थी। तो 27 के लिए कांग्रेस से गठबंधन रहेगा आपका? क्योंकि वहाँ कई नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई कम करके ना आके, सीटों के नंबर को लेके भी उम्मीदें उनकी ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। राजनीतिक लोग बयानबाजी करते रहते हैं, और जो नीचे लेवल के कार्यकर्ता नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 27 और 29 दोनों गठबंधन के तहत चुनाव लड़े जाएंगे, इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं में बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छा तालमेल है। उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, न इस तरह की बात है कि कोई सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटी जी, आप हमारे साथ आए और हर मुद्दे पर आपने खुलकर जवाब दिए। बहुत धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं आपको। जी।